नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। हमारे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परासरण और परासरण की क्रिया का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन यह समझाया था। अब ये उसी के कंटिन्यूअस में वीडियो है, उसी के आगे का वीडियो है। अब हम पढ़ते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जब हम विलयनों की आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो एक चीज सामने आती है कि सांद्रता के आधार पर 3 तरह के विलयन होते हैं। जो पहले प्रकार का विलयन होता है वो होता है अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रकार के विलयन की जो सांद्रता होती है वो अन्य विलयनों की सांद्रता से अधिक होती है। अति मतलब अधिक, तो इस प्रकार के विलयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो यानी जब हम इस प्रकार के विलयन को दूसरे विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यह विलयन क्या करेगा? दूसरे विलयन से जल के अणु बाहर निकाल देगा। यानी यहां पर वही परासरण की क्रिया होगी। वही परासरण जानते हैं ना आप, जब जल के अणु बाहर निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं वही परासरण। तो यह विलयन क्या करेगा? दूसरे विलयन से जल के अणु बाहर निकाल देगा। ये तो इस प्रकार का विलयन हो गया हमारा अति परासरी विलयन। अब हम आए दूसरे प्रकार पर। हमारा दूसरा प्रकार विलयनों का है अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन क्या होगा? अल्प, नाम से पता चल रहा है, अल्प यानी कम, यानी जिसकी सांद्रता क्या है? कम है। तो जब इस प्रकार के विलयन को दूसरे विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो क्या होगा? तो इस विलयन से जल के अणु दूसरे विलयन में प्रवेश कर जाएंगे। ये देखिए यहां पर इस चित्र में ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। तो क्या होगा? ये आपका अल्प परासरी विलयन हो गया। अल्प परासरी विलयन से जल के अणु दूसरे विलयन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अंतः परासरण। अब आए हम तीसरे तरह के विलयन पर, जिसे हम कहते हैं समपरासरी विलयन, या जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सम यानी एक जैसा। तो यानी इस विलयन की सांद्रता क्या हुई? अन्य विलयनों की सांद्रता के समान होगी, तुल्य होगी। तो अगर हम दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग भी करते हैं तो क्या होगा? न तो जल के अणु भीतर प्रवेश करेंगे, न ही बाहर जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा विलयनों के प्रकार सांद्रता के आधार पर। यानी सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो गए: अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि यदि किसी आरबीसी को, लाल रक्त कोशिका को, हम तीनों प्रकार के विलयन जो अभी हमने पढ़े हैं, अति परासरी, अल्प परासरी और समपरासरी, इन तीनों प्रकार के विलयनों में अलग अलग रखते हैं तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने आरबीसी को समपरासरी विलयन में रखा है। ठीक है, तो जब हम किसी आरबीसी को समपरासरी विलयन में रखते हैं तो यहाँ पर कोई भी परासरण की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी न तो जल के अणु बाहर निकलेंगे, वही परासरण होगा, न ही यहाँ पर अंतः परासरण होगा। तो जब इस तरह से कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी तो आरबीसी के शेप और साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी वो जिस शेप और साइज की है वैसी ही बनी रहेगी। देखिए, यहाँ पर हमने आरबीसी को रखा, इसके शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं आया। ना तो यहाँ अंतः परासरण हुआ, न ही बही परासरण हुआ। शेप और साइज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें अल्प परासरी विलयन की। यदि आरबीसी को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब हम आरबीसी को अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो क्या होगा? अंतः परासरण की क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अल्प परासरी विलयन है, तो यहां से जल के अणु भीतर प्रवेश करेंगे। जब ये जल के अणु भीतर प्रवेश करेंगे तो आरबीसी का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। और कई बार कोशिका फूल कर इतनी बड़ी हो जाती है कि अंत में वो फट ही जाती है।
क्या होता है, अंत में वो फट जाती है। और इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोलाइसिस। यहां दिख रहा है आपको, हीमोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है फटना। तो जब हीमोलाइसिस की प्रक्रिया कब होगी, जब हम अल्प परासरी विलयन में आरबीसी को रखेंगे, क्योंकि यहाँ अंतः परासरण की क्रिया होगी और अंतः परासरण की क्रिया से कोशिका का आकार बढ़ेगा और फाइनली क्या होगा, वो फट जाएगी, हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यदि आरबीसी को अति परासरी विलयन में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए यहां पर, यदि हमने आरबीसी को अति परासरी विलयन में रखा तो क्या हो गया, बहिःपरासरण की प्रक्रिया होगी। बहिःपरासरण की प्रक्रिया यानी यहां से पानी जो है, जल के अणु जो है वो बाहर निकलेंगे। जब जल के अणु बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, आरबीसी का जो आकार है वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगी आरबीसी, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रिनेशन। जब आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाती है आरबीसी, तो उस टर्म को हम बोलते हैं क्रिनेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये हमने 3 प्रक्रियाएं पढ़ी कि हमने आरबीसी को 3 तरह के विलयन में रख के देखा, समपरासरी, अतिपरासरी और अल्पपरासरी। समपरासरी में किसी भी तरह के आकार में कोई अंतर नहीं आ रहा था। अल्पपरासरी में आरबीसी आकार में बड़ी हो रही थी और फाइनली फट रही थी, जिसे हम बोल रहे थे हीमोलाइसिस। और जब हम अति परासरी विलयन में आरबीसी को रख रहे थे तो आरबीसी का साइज जो है वो सिकुड़कर छोटा हो रहा था, इसे हम बोल रहे थे क्रिनेशन। ठीक है, समझ में आया। आशा करती हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।